हाँ जी, तो हम लोग सीख रहे हैं जी सॉल्वेंसी रेशोज। ये सेकंड टाइप ऑफ द रेशोज है। सबसे पहली थी लिक्विडिटी, सेकंड आती है हमारे पास सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशोज में ना टोटल हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। जैसे लिक्विडिटी में तो 2 ही थे, करंट और क्विक, इसमें 4 आ जाते हैं। ये भी इजी वाले को इतना मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सबसे पहली रेशो जो हम सीखेंगे जी, ये हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। उम्मीद है जी ये आप लोगों ने बीएसटी में भी सुनी होगी, डेट इक्विटी रेशो। ठीक है जी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लीवरेज, छोटे मिट्टी पाओ नहीं बढ़ी तो उनकी प्रॉब्लम है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है जी, देखो नाम से समझ में आ रहा है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेट अपॉन इक्विटी। अब अगला सवाल ये आ गया, भाई पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज कर दिए, डेट और क्या क्या यूज कर दिए वर्ड इक्विटी। डेट का मतलब होता है बेसिकली बोरोड फंड्स, वो पैसा जो मैंने मांगा है उसको मैं क्या बोल देता हूं, डेट। और इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, वो पैसा जो मेरा अपना है। ठीक है जी, मतलब एक तरीके से मैं इसको क्या बोल देता हूं, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, और ये एक तरीके से क्या हो जाते हैं, ओनर्स फंड। फॉर्मूला देखो ना कहां से बना, डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या हुआ, मांगा हुआ पैसा, इसे क्या बोल रहा हूं, बोरोड फंड्स। इक्विटी का मतलब क्या है, अपना पैसा, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, ओनर्स फंड। डेट में क्या आती है, सारी की सारी नॉन करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज मांगा हुआ पैसा तो भाई है जो लॉन्ग रन तक चलेंगी, वो इसके अंदर आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे वो जो अपना पैसा। अब प्लीज जरा ध्यान देना, मैं फॉर्मूला कैसे बनाने लगा। ठीक है जी, फॉर्मूला बन जाएगा, आगे पूरा क्वेश्चन करना आसान है। अब आ गई नॉन करंट लायबिलिटी। जिन जिन लोगों को बैलेंस शीट याद है, फॉर्मूला भी अपने आप बनवा लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता था ये बताओ। एक क्या आता था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और एक क्या आता था, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता था, 3 चीजें आती थी, डी पी एल। डी किसके लिए था, डिबेंचर्स, पी किसके लिए था, पब्लिक डिपॉजिट्स, और एल किसके लिए था, लोन्स। ठीक है जी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बहुत बड़ी लिस्ट थी, नहीं याद रखने, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। पहली बात क्या याद रखना है, ये जो प्रोविजंस है ये किससे रिलेटेड होंगे जी, मोर देन 12 मंथ्स, ये 12 महीने से ज्यादा चलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये किससे रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू दी इंप्लॉइज। यहां पे 2 मेन बातें ये चलेंगी, ये प्रोविजन कब होंगे, 12 महीने से ज्यादा, और किस रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू दी इंप्लॉइज। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या याद किया, बैलेंस शीट। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 3 चीजें थी, डीपीएल, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लोन्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में 2 बातें याद रखनी है, एक वो प्रोविजन जो 12 महीने से ज्यादा चलेंगे, और एक वो चीज जो किस रिलेटेड होगी, रिलेटेड टू दी इंप्लॉइज। बात समझ में आ गई जी। अब अगली मुश्किल पार्ट आ गई जी, शेयर होल्डर फंड। चलो बताओ जी, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता था, बैलेंस शीट तुमने याद की थी। पहला क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल। दूसरा क्या लिखते थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में भी 2 टाइप की आती थी, कौन कौन सी, एक नहीं, वहां तो हमने बड़ा पंगा किया, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, लेस कॉल्स इन एरियर एड्स, ऐसा कुछ नहीं करना। यहां सिर्फ 2 अमाउंट उठाने। एक सबसे पहले आपने उठानी है प्रेफरेंस शेयर, पहले एक उठानी इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक और क्या उठा लेनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस 2 को जोड़ो और आपकी शेयर कैपिटल बनेगी। यहाँ क्वेश्चन में मुझे निकालनी नहीं है कि भाई फुली पेड अप निकालो, नॉट फुली पेड निकालो, बस 2 को जोड़ दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल को जोड़ के मेरे पास क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल। कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब दूसरी चीज क्या आई, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस बताओ क्या क्या आता था, नहीं मैंने याद करने का शॉर्टकट बताया था, 4S, वेरी गुड, 4S और एक O। अब इसको हम लोग डिकोड कर लेते हैं। पहला एस किसके लिए था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, अगला एस सिंकिंग फंड, इसका एक और नाम क्या था, वेरी गुड, DRR। अगला रिजर्व, अगला एस शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये एक पेपर में कभी भी नहीं आएगी। ठीक है जी, एक और एस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसको हम लोग क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट। अब यहां पे ध्यान देना है, अगर प्रॉफिट होगा, इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट होगा तब तो आप उसे क्या करोगे, प्लस, लॉस हो जाएगा तो आप इसे क्या करोगे, माइनस। ठीक है जी, अगला सी, यहां डी किसके लिए था, DRR। अगला सी किसके लिए था, CRR। ठीक है जी, एक और सी किसके लिए था, कैपिटल रिजर्व। एंड लास्ट O स्टैंड्स फॉर अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व्स बोले तो
जनरल रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब फॉर्मूला कुछ नया नहीं बनाया मैंने आप लोगों को तभी बोला था भाई बैलेंस शीट रटो, फॉर्मूले सारे वहीं से बन रहे हैं। जिसको बैलेंस शीट याद हो कहेगा यार क्या आसान काम है, जिसको नहीं है उसको लगेगा भाई टॉर्चर है, बैलेंस शीट ही नहीं पढ़ी मैंने। तो इधर शेयर होल्डर फंड किन दो चीजों को मिला के बन गया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में दो ही आएंगी, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आने, 4S 2C और एक O। पहला S सिक्योरिटी प्रीमियम, अगला S सिंकिंग फंड, उससे अगला S शेयर ऑप्शन मनी आउटस्टैंडिंग, फिर उसके बाद अगला है सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L, फिर C CRR, अगला C कैपिटल रिजर्व, O अदर रिजर्व। इसमें क्या आ जाता है, जनरल रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक मिनट फॉर्मूला बाद में टिपिंग पहले समझ निकल लगा सर है। अब इसकी भी एक आइडल रेशो है, उसकी आइडल रेशो क्या थी, करंट रेशो की, क्विक की 1:1, इसकी आइडल रेशो होती है 2:1। और यहां पे ना उल्टा सिस्टम है, जितनी कम होगी उतनी अच्छी बात है। अब आप सोचो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या है, मांगा हुआ पैसा, इक्विटी का मतलब क्या है, अपना पैसा। अगर एक बिजनेस के अंदर 3 रुपए लगे हुए, 2 रुपए बाहर वाले के मांगे हुए, 1 रुपए अपना है, तब तो फर्म की डेट इक्विटी रेशो साउंड है, सेटिस्फैक्टरी है। अगर इससे ज्यादा होगी तो काम दिक्कत वाला नहीं है। मानो एक बिजनेस के अंदर आपका आंसर आ रहा है 5:1, 1 रुपया आपका अपना है, 5 रुपए बाहर वाले को लगे हुए, तो उन्होंने कहेगा डूबते डूबने दे सालों को, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपना तो एक ही नुकसान हो रहा है, बाहर वालों को कितने नुकसान हो रहे हैं, 5। जितनी कम होगी उतनी अच्छी बात है। अगर 1 रुपया आपका अपना है और 1 रुपया बाहर वालों का, मतलब जितनी कम है उतना, यहाँ उल्टा चलेगा, जितनी कम है उतना साउंड है, सेटिस्फैक्टरी, जितनी ज्यादा उतना खराब है। ठीक है जी, टोटल याद हो गया जी क्या क्या। अब एक बार सेम चीज को मैं फॉर्मूला को साफ साफ लिखा हुआ दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे साफ साफ हमने लिखा हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। सबसे पहली चीज डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट का मतलब क्या था, मांगा हुआ पैसा, इक्विटी का मतलब क्या था, अपना पैसा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं, बताना क्या क्या चीज रिकॉर्ड करनी, क्या क्या चीज रिकॉर्ड नहीं करनी। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ गया शेयर कैपिटल, रिकॉर्ड होती है नहीं, शेयर कैपिटल रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, होगी। किस में जाएगी, इक्विटी में। यहाँ लिखूंगा जी शेयर कैपिटल, मैंने इक्विटी का साइन लगा दिया, कितने आएगी जी, 2.5 लाख। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस रिकॉर्ड होंगे जी, किस में जाएंगे, यहाँ लिख दिया जी रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी कितने का है, 1,10,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होगा या नहीं होगा, डेट में होगा जी, तो यहाँ लगा दिया जी मैंने डेट का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने की थी हमारे पास, 1,20,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट में, तो ये डाल दीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट में, कितने के थे, 50,000। करंट लायबिलिटी नहीं होगी, नॉन करंट एसेट नहीं होंगी, करंट एसेट नहीं होंगी, तीनों का कोई रोल ही नहीं है। बस टोटल कर लेते हैं, 170 और ये 360। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, डेट अपॉन इक्विटी 170/360, कितना बन रही है, 0.47:1। और आइडल क्या था आपका, और ये कितनी आ रही है, 0.4:1 होता। अगर बिजनेस के अंदर 1 रुपया आपका लगा हुआ है, आपने सिर्फ 0.47 बाहर वाले से मांगे हुए, विच इज साउंड एंड सेटिस्फैक्ट्री। कम है तो ये अच्छा है, ज्यादा है तो खराब है। ठीक है जी, लगाएंगे कंक्लूजन में साउंड एंड सेटिस्फैक्ट्री लिख के। ठीक है जी, इजी रेशो है। चलिए जी आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन में 2 पे ये आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द डेट एंड इक्विटी रेशियो। दोबारा फॉर्मूला बताओ क्या था हमारे पास, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है जी, अब यहाँ पे डेट में क्या क्या चीजें आएंगी कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल डेट है या इक्विटी, इक्विटी, तो यहाँ लिख दीजिए इक्विटी। शेयर कैपिटल ये बकवास लिखी हुई है, 10,000 शेयर ऑफ 10, सीधा अमाउंट बोलो यार कितने बन रहे हैं, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, जर्नल रिजर्व किसमें जाएगा, जनरल रिजर्व इक्विटी, याद नहीं अभी सीखा था, ओ में आता था, तो किसमें जाएगा जी, जनरल रिजर्व इक्विटी में। कितने का ये हमारे पास, 45,000। सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L किस में जाना है, इक्विटी, एस के नाम से था ये, इसको हम लोग बोल देते हैं P&L। और हाँ इस पे ध्यान देना, अगर क्रेडिट बैलेंस है तब तो क्या करोगे प्लस, डेबिट बैलेंस है तो क्या करोगे माइनस। ठीक है जी, फिर अगला मेरे पास क्या आ गया, डिवेंचर्स किस में जाना है,
ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मतलब डेट में जाना है, तो ये जाने दी डिबेंचर्स, किसमें जाएंगे, डेट में। कितने के हैं, 75,000। चलिए नेक्स्ट चीज आ गई मेरे पास, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, किस में जाएंगे, डेट में। डालो जी, कितने के हैं, 25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहीं पे भी नहीं जाएंगे, मूर्ख बनाने के लिए ये बना जी। टोटल कर लेते हैं, कितना बन रहा है, 1 लाख, और ये कितना बन रहा है मेरे पास, 175। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट अपॉन इक्विटी 1 लाख अपॉन 175। बताने जी कितना बन रहा है, 0.57:1। दोबारा साउंड एंड सेटिस्फैक्ट्री। चलो पहले 2 कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए जी हमारे पास। ये फॉर्मूला ना मैंने वैसे आपको पिछले टॉपिक में भी सिखाया था, दोबारा इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। कभी कभार क्या होगा, अब ना हमें जैसे वो दे देगा टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या था, टोटल मांगा हुआ पैसा। ये 2 चीज़ों को मिला के बनता है, एक क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा क्या हो जाता है, करंट लायबिलिटी। मैंने टोटल कितना पैसा मांगा हुआ है, या तो मैं उसको 1 साल के अंदर रीपे करूंगा तो करंट लायबिलिटी, 1 साल से ज़्यादा पे रीपे करूंगा तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, इसको हम लोग एक और इसका नाम क्या होता है, डेट, जो हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे लिए डेट का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, एक फॉर्मूला सिंपल सा ये। और एक और चीज़, जितनी भी, अगर अब आप फॉर्मूला समझो एक बार प्लीज जरा देखना फॉर्मूला में कैसे कर रहा हूं डिराइव। जो हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड है, अगर हम उसको समझे तो उसके अंदर 3 हेड आते थे। पहला क्या होता था, शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या होता था, नॉन करंट लायबिलिटी, और उससे अगला क्या होता था, करंट लायबिलिटी। यही फॉर्मूला था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। या इसका एक और फॉर्मूला क्या जी बन जाएगा, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या जी बोल देता हूँ, टोटल डेट। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट विल बी इक्वल टू दी इक्विटी एंड लायबिलिटीज या टोटल लायबिलिटीज। और हमें पता है हमारा अकाउंट्स किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम के इक्वली। तो जितनी इक्विटी एंड लायबिलिटीज होंगी उतनी टोटल असेट्स भी आएंगी, कॉमन सेंस है। तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल असेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। एक और फॉर्मूला मैंने इसी से बनाया। और अगले वाला फॉर्मूला और भी बहुत शानदार है, प्लीज जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, ये अगला फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ना किसी क्वेश्चन में जान के तंग करने के लिए आपको देगा भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया गया उसको मैं क्या बोल देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है ये समझिएगा। ये हमारा बिजनेस के अंदर ना आदमी का पैसा 2 ही जगह लगा होता है, या तो फिक्स्ड एसेट्स पे जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन करंट एसेट, या डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, 2 ही जगह पैसा लगाएगा, या तो फिक्स्ड एसेट्स पे या वर्किंग कैपिटल पे। अब हमें क्या पता है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, एक और फॉर्मूले को अगर मैं डिराइव करूं तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, क्या चीज बन के आ जाएंगी, टोटल एसेट। असेट्स के अंदर 2 ही आइटम थी, नॉन करंट और करंट, इनको जोड़ के क्या आ गई, टोटल एसेट। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, करंट लायबिलिटीज। ये भी क्या निकल जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का अलग फॉर्मूला बना रहा हूं। ठीक है जी, या जो टोटल ऑफ एसेट है वो किसके इक्वल आता है, टोटल लायबिलिटीज के। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, और एक और फॉर्मूले की मैं अगर बात करूं तो टोटल लायबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था 3 चीजें आती है, कौन कौन सी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। कह रहा है उसमें से सिर्फ करंट लायबिलिटी छोड़ दो तो क्या क्या बच गया, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड का एक और नाम बोलो, शेयर होल्डर फंड का एक और नाम अभी क्या लिखा था, इक्विटी, और इसका एक और नाम क्या हो जाता है, डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाता है, डेट प्लस इक्विटी। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टोटल एसेट, टोटल डेट और नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी मैंने आपको बताया था जो मेरी टोटल एसेट्स हैं, ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल लायबिलिटीज। ये किन किन को मिला के बना हुआ है, एक हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, शेयर होल्डर फंड, एक और क्या आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, करंट लायबिलिटी।
तो टोटल एसेट विल बी इक्वल टू द शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को मैं क्या बोल देता हूँ, टोटल डेट। तो टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास अब शेयर होल्डर फंड में क्या आ रहा है, टोटल एसेट्स हमें यहाँ पे कितने की दे दी उसने, 1,25,000। तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल लायबिलिटी 1,25,000। टोटल डेट का मतलब टोटल मांगा हुआ पैसा कितने का है, 1 लाख। ठीक है जी। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना रहा हूँ, टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। ये मेरे पास कितने की बन जाएगी, टोटल डेट कितने की है जी अब 1 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे निकालनी है और करंट लायबिलिटी मुझे दी हुई है 50,000। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितने की आ गई जी, 50,000 रुपये टोटल मांगा हुआ पैसा। अब इसको एक और आसान तरीके से करके दिखाता हूँ। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी को उठा के यहाँ पे डाल दिया हमने। ये मेरे पास टोटल डेट कितने की थी, 1 लाख। तो शेयर होल्डर फंड कितने के आ जाएंगे, 25,000। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट कितने की आई थी, 50,000। इक्विटी कितने की थी, 25,000। रेशो क्या आ जाएगी, 2:1। सो रेशो क्या हो जाएगी, साउंड एंड सेटिस्फैक्ट्री। अब ये सेम, तो ये तो बहुत गंदा सा लग रहा है फॉर्मूला में। अगर सेम चीज़ अगर हमें सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करनी हो तो एक और तरीका जो मैं बोलता हूँ ना हमेशा, वो है बैलेंस शीट बना लो। एक बार सेम चीज़ को बैलेंस शीट बना के देखते हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या होता था हमारे पास, सिर्फ मेन हेड्स की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात नहीं करते। तो बैलेंस शीट में मेरे पास एक हम क्या लिखते थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। दूसरा हम लोग क्या लिखते थे, टोटल एसेट्स। ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स कितने की है, 1,25,000। जितनी टोटल एसेट्स हैं वही क्या आ जाएंगी, टोटल लायबिलिटी 1,25,000। इसमें क्या क्या चीज़ आती थी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यही होता था ना फॉर्मूले में। देखना मैं कैसे सारी चीज़ों को मैं यहाँ डिकोड कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास आ गई टोटल एसेट्स 1,25,000, टोटल डेट कितने की दे दी, 1 लाख। मतलब इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। तो शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा, 25,000। कॉमन सेंस। ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे करंट लायबिलिटी कितने की दे दी, 50,000। तो बाकी कितना बच गया, 50, वो यहाँ डाल दिया। फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन इक्विटी, 50,000 अपॉन 25,000। रेशो कितनी आ जाएगी, 2:2 हैं। जैसे मर्जी कर लो, दोनों फॉर्मूलाज अप्रोप्रिएट हैं। कई लोगों को ना बैलेंस शीट आती नहीं है, तो उनके लिए फॉर्मूलाज हैं। जिनको बैलेंस शीट आती है उनके लिए हाँ जी। चले जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बात और समझ में आ जाएगी। चलिए जी, अगला आ गया, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, सबको दे दिया और कह रहे जी अपना सामान निकालो। दोबारा अगर आप फंस जाओ तो मेरा सजेशन क्या है, प्लीज प्रिपेयर द बैलेंस शीट। हम लोग बाहर निकल के आ जाएंगे। बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे भी। ठीक है जी। सारे बैलेंस शीट के हेड बताओ क्या क्या थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड। इसमें क्या आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। इधर क्या आना है, नॉन करंट एसेट। और इधर क्या आ जाना है, करंट एसेट। जो जो सामान गिवन है भरते चलते हैं। बताना कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जाएंगी। लैंड और बिल्डिंग किस में जाएंगी, नॉन करंट एसेट। डालो जी 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट एसेट, इसी में डाल दो 6 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स इसी में जाएंगी, कितने की है जी, 1 लाख। इन्वेंट्री किस में जाएंगी, करंट एसेट्स, 5.5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल इसी में जाएंगे, कितने के, 170। ट्रेड पेबल किस में जाएंगे, करंट लायबिलिटी 1,20। और लॉन्ग टर्म बोनिंग कितने की दे दी, 12 लाख। अब मुझे क्या निकालना रह गया, डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से डेट अपॉन इक्विटी। डेट तो ये आ गई सीधा, कितने की आ गई, 12 लाख। बट मेरे पास क्या चीज़ मिसिंग है जी, इक्विटी। इक्विटी में कहाँ से निकालता हूँ, आसान तरीका, सबका टोटल कर दूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एसेट्स। जो टोटल एसेट्स होंगी वही क्या होंगी, टोटल लायबिलिटीज। यहीं से क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। बोलिए भाई कितनी कह रही टोटल एसेट्स इलस्ट्रेशन में 10th में है 2920। तो ये भी कितने की आ जाएगी, 2920। ये कितने की आ जाएगी, बैलेंसिंग अमाउंट 16 लाख। यहाँ डाल दूंगा जी 16 लाख।
0.75:1.